नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का खुले दिल स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक तरीके से सबकी चल भी रही होगी। कुछ लोग नाम के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। अनुप कुमार जी, पूनम जी, राजेश जी, खुशबू, प्रदीप जी, श्वेता जी, रध्येश, रीना जी, स्मिता, दीपशिखा जी, राजीव, अर्चना जी, बहुत सारे लोग हैं। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होगा। देखें, 2-3 दिन पहले हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देख रहे थे हड़प्पाई कला और हड़प्पाई कला के अर्थात हड़प्पा सभ्यता की कला की स्थिति क्या रही। इसके अंतर्गत हम लोग ने मोहर और मूर्ति निर्माण ये दो चीजें देखी हुई थी। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे मृदभांड मन का निर्माण, बाट बटखरे या लिपि, ये भी हड़प्पाई कला के अंतर्गत प्रमुख सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। बारी बारी से इन सारी चीजों को हम देखेंगे और इसके बाद हम लोग अगली जो बात करेंगे आज वो हड़प्पा सभ्यता के समाज की भी बात होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है हड़प्पा सभ्यता का समाज। और हड़प्पा सभ्यता के समाज के बाद जो इसमें टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था, और जो लास्ट टॉपिक है वो है पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किन किन लोगों के द्वारा किस किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं, लगातार परीक्षाओं में मिलान करने के लिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है पतन के संदर्भ में। बारी बारी से देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की अगर मृदभांड की बात किया जाए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यहां से प्रश्न जब भी पूछा तो लोगों ने गलत किया। यहां से जब भी प्रश्न पूछा तो लोगों ने गलत किया, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए हैं इस चीज को। ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। हड़प्पा सभ्यता के कला के अंतर्गत मृदभांड। मृदभांड का मतलब क्या होता है? मृद का मतलब बताया है आपको मिट्टी, और भांड का मतलब बर्तन, अर्थात मिट्टी का बना हुआ बर्तन मृदभांड कहलाता है। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के अगर मृदभांड की बात किया जाए, मिट्टी का बर्तन, हड़प्पा सभ्यता के अगर मृदभांड की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे यह लगता है कि यह मृदभांड जो है वो कैसे बनाए जाते थे। तो इनका जो निर्माण होता था अधिकांशतः यह चाक पर बनाए जाते थे। चाक पर यह अधिकांश मृदभांड बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के दौरान। निर्माण कैसे होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में मृदभांडों का निर्माण अधिकांशतः चाक पर होता था। इसका मतलब कि कुछ ही कैसे होते थे, कुछ ही हाथ से बनाए जाते थे। अधिकांशतः चाक पर निर्मित मृदभांड पाए गए हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ये याद रखने की बात है, एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड है ना, वो रंग क्या है इनका। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड किस कलर के पाए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। याद रख लेंगे आज ही। यह लाल है या फिर गुलाबी है, यह लाल है या फिर गुलाबी है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों की तकनीकी दक्षता इतनी थी कि वो रंगों के संयोजन को भी बहुत अच्छे से जानते समझते थे। क्लियर है बात? ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अधिकांशतः चाक पर अपने बर्तन बनाते थे और कुछ ही हाथ से यह निर्मित होते थे। रंग कैसा होता था? अधिकांशतः लाल और गुलाबी होता था। ये इस प्रकार के रंग के मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के पाए गए हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड की है, तो बेसिकली इस पर ज्यामितीय आकृति देखने को मिलती है। कोई बर्तन है और बर्तन पर किस प्रकार की आकृति बनती दिखाई देती है। ये जो कलर है वो कलर या तो लाल है या तो फिर गुलाबी है, एक बात। और इस पर किस प्रकार की आकृति, तो इस पर आकृति ज्यामितीय आकृतियां देखने को मिलती हैं। ज्यामितीय आकृति मतलब ये कुछ ज्योमेट्रिकल, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, इस प्रकार की आकृति। इसके साथ साथ इस पर पशु पक्षी और वनस्पति, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति के भी आकृतियां बनती दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ ये जो हड़प्पा सभ्यता का मृदभांड है ना, इसी पर लिपि का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखेंगे, लिपि का भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। अधिकांश लोग यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है,
हड़प्पा सभ्यता की लिपि की अगर बात किया जाए तो लोग यह जानते हैं कि लिपि का साक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मोहर से मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि या लिखावट का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मोहर से नहीं हो रहा है, लोग यही जानते समझते हैं, बल्कि इसके साथ साथ मृद भांडों से भी हड़प्पा सभ्यता की लिपि की या लिखावट की जानकारी हो रही है। आईएएस में प्रश्न पूछा हुआ है और यूपीएससी के द्वारा ही परीक्षा कराई जाती है सीडीएस की, वहां पे यह प्रश्न पूछा गया और उसके बाद से धीरे धीरे लोग इस बात को समझना शुरू किए। नहीं तो उसके पहले लोग ये जानते समझते थे, किताबों में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं था, बस यही कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि या लिखावट की जानकारी सिर्फ मोहरों से होती है, बस ये लोग यही जानते समझते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के मृद भांडों पर भी लिपि का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, फिर से देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की कला की बात हो रही है और मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन। ये जो हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड है अधिकांशतः चाक पर बने हुए हैं। पहली तो ये बात, कुछ ही हाथ से बने हुए हैं। इसका मतलब कि अगर यह पूछ लिया गया प्रश्न घुमा करके कि हड़प्पा सभ्यता के जो मृद भांड हैं वो हाथ से भी बनाए जाते थे और चाक पर भी बनाए जाते थे, तो ये दोनों बातें ही सही हैं, लेकिन अधिकांशतः चाक पर बनाए जाते थे। इनका रंग कैसा होता था? तो या लाल होता था या फिर गुलाबी होता था। इसके साथ साथ आकृति कैसी होती थी? तो इस पर कुछ त्रिभुज, चतुर्भुज आदि जैसे कुछ ज्यामितीय आकृति बनी होती थी मिट्टी के बर्तनों पर। इसके साथ साथ पशु, पक्षी, वनस्पति के भी यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लिपि अर्थात लिखावट का भी साक्ष्य हड़प्पाई मृद भांडों पर देखने को मिलता है। यहां पे जाकर के ये बात फिनिश हो रही है। अगर बात करें हम मनका की, तो मनका को लेकर के ध्यान से समझेंगे। मनका जैसे हम लोग माला पहनते हैं ना, कई लोग समझते नहीं है मनका क्या होता है। कई लोग आपने देखा होगा माला पहनते हैं, गुड़िया शब्द का, मेरी तरफ तो गुड़िया शब्द का यूज किया जाता है। आप लोग अलग अलग क्षेत्रों से हैं, आप लोग के यहां भी ये जो माला होती है इसमें ये जो होता है कुछ ऐसे समझ लें, इसमें आकार थोड़ा सा बदला हुआ देखने को भी मिल सकता है। आकार इसमें कुछ बदला हुआ भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल मनका की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता में मन का निर्माण एक प्रमुख औद्योगिक कार्य के तौर पे जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मन का निर्माण एक प्रमुख औद्योगिक कार्य के रूप में जाना जाता था, मन का निर्माण। और हड़प्पा सभ्यता के कई ऐसे स्थल देखने को मिलते हैं, अनेक स्थल हैं जहां से यह साक्ष्य मिलता है कि यहां पे भारी मात्रा में मन का निर्माण होता था, अर्थात कारखाने प्राप्त हुए हैं, बड़े पैमाने पर मनका का निर्माण होता था, अर्थात कारखानों के कुछ साक्ष्य। अब आज जैसे कारखाना का मतलब ये नहीं है कि आज जैसे हम बड़े बड़े कारखाने देखते हैं कुछ वैसे ही कारखाने होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन भारी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। अब भारी मात्रा में मनका कहीं से प्राप्त हो रहा है किन्हीं स्थलों से, तो निश्चित रूप से वहां पे बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता था। तो एक अनुमान लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ पे मन का निर्माण संबंधी या अन्य किसी वस्तु संबंधी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कारखाना का रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अनेक ऐसे स्थल हैं जहां पे कुछ इस प्रकार की मन का निर्माण के संदर्भ में बातें देखने को मिलती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया पुरातत्ववेत्ताओं ने कि संभवतः यहाँ पे उस समय काल में कुछ कारखाने प्रकार की व्यवस्था रही होगी, यहाँ पे भारी मात्रा में प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है। कौन से वो अनेक स्थल हैं जहां पे हड़प्पा सभ्यता के दौरान मन का निर्माण के कारखाने संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मन का निर्माण से संबंधित जो कारखाना संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसमें लोथल का नाम आता है, उसमें चन्हूदड़ो का नाम आता है, लोथल, चन्हूदड़ो, और गुजरात में एक जगह है बगसरा। बगसरा कहां पे है? गुजरात में है। ये कुछ खास ऐसे स्थल हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के दौरान मन का निर्माण के कारखाने प्राप्त होते हैं।
और अभी तक जो परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी पूछा हुआ है, इसको भी पूछा हुआ है, आज तक इसको नहीं पूछा हुआ है किसी भी परीक्षा में, चाहे एसएससी हो चाहे आईएएस हो, इसको लेकर के प्रश्न नहीं पूछा हुआ है कि गुजरात में जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बगसरा नाम का एक पुरातात्विक स्थल है, वहां से भी प्राप्त हो रहा है, ये कभी नहीं पूछा हुआ है। आपको ये तीनों स्थल निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि लोथल हुआ, चनहूदड़ हुआ और बगसरा, इन तीनों स्थानों से मनका निर्माण के कारखाने प्राप्त होते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? बताएं हां तो आगे बढ़ें। ये जो मनका निर्माण हो रहा है, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो मनका निर्माण हो रहा है, इसमें प्रश्न बनता है कि ये मनका किस चीज के बनते थे। मनका किस चीज के बनते थे? तो ये बेसिकली पत्थर के होते थे, धातु के नहीं होते थे, पत्थर के बनते थे। धातु के नहीं होते थे, पत्थर के होते थे, बिल्कुल याद रखना है। इसी प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो मनके बनते थे, इन स्थानों से कारखाना संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था। मनका जो बनता था वो धातु का नहीं होता था बल्कि पत्थर का होता था। याद रखेंगे, धातु का, सोना चांदी तांबा आदि धातु का नहीं बनता था बल्कि मनका पत्थर का होता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पत्थर में कौन सा पत्थर, तो याद रखेंगे सेलखड़ी पत्थर के सर्वाधिक पाए गए हैं। किस पत्थर के? सेलखड़ी पत्थर के सर्वाधिक पाए गए हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार, जब इसको आंख के सामने से अच्छे से गुजारेंगे ना, तब जाकर के ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी, नहीं तो चीजें हड़प्पा सभ्यता की इधर से उधर होती हैं। मनका निर्माण की बात हो रही है, पत्थर के बनते थे, पत्थर में भी सर्वाधिक सेलखड़ी पत्थर के होते थे, याद रखना है। इनका आकार क्या होता था? तो सर्वाधिक आकार, किस आकार का सर्वाधिक मनके ये पाए गए हैं? तो ये आकार जो सर्वाधिक होता था, सर्वाधिक बेलन आकार के, अर्थात बेलनाकार सर्वाधिक मनके प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक बेलन आकार के, बेलन आकार मतलब घर में बेलन तो देखा ही होगा, कुछ इस प्रकार के आकार के सर्वाधिक पाए गए हैं, बेलन आकार के। ये जाकर के बात यहां पे फिनिश हो रही है, महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान में रखेंगे। बेलनाकार, पत्थर में सेलखड़ी पत्थर। मनका निर्माण के बाद जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है बाट बटखरा। बाट बटखरा, इस बात को भी समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता में बाट बटखरा अर्थात इसका मतलब है माप तौल। बाट बटखरा का मतलब है माप तौल। अब हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से बाट बटखरा प्राप्त हुआ होगा। इससे जानकारी मिलती है कि यहाँ के लोग माप तौल की प्रविधि गतिविधि से परिचित थे। और ये जो बाट बटखरे प्राप्त हो रहे हैं, प्रश्न बनता है कि पत्थर के बनते थे बाट बटखरे या धातु के बनते थे? पहला उत्तर है पत्थर के बनते थे। इसका आकार प्रकार क्या होता था, एक दूसरा मुद्दा बनता है। तो इसका आकार प्रकार, विविध आकार प्रकार के होते थे, लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक किस आकार का होता था ये बाट बटखरा, तो सर्वाधिक यह जो आकार होता था वो घन आकार का होता था, क्यूब फॉर्म का होता था, अर्थात घन आकार का होता था। सर्वाधिक घन आकार के ये बाट बटखरे हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक, इसका मतलब कि अन्य आकार भी होता था, अन्य आकार के भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन चौकोर समझ लें, वर्गाकार समझ लें, आयताकार, लेकिन सबसे ज्यादा घन आकार के बाट बटखरे प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ पत्थर की बात हो रही है तो विभिन्न प्रकार के पत्थरों के ये बनते थे, धातु के नहीं होते थे, पत्थरों के बनते थे। सर्वाधिक किस पत्थर का यह बाट बटखरा देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक चर्ट पत्थर, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चर्ट प्रकार का एक पत्थर, और चर्ट प्रकार के पत्थर के ही सर्वाधिक बाट बटखरे हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। सर्वाधिक किस आकार का? तो सर्वाधिक घन आकार का देखने को मिलता है यह बाट बटखरा।
तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज जब हम जाते हैं दुकानों पे, कहते हैं 100 ग्राम ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, आज की बात कर रहा हूं, आज जब हम दुकानों पे जाते हैं कुछ चीज खरीदने के लिए तो बोलते हैं 10 ग्राम ये दे दो, 50 ग्राम वो दे दो, 100 ग्राम वो दे दो, 1 किलो दे दो। आज क्या स्थिति है, वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में यह दार्शनिक पद्धति चलती है। कौन सी भाई? दार्शनिक पद्धति चलती है। और 10 के गुणक में हमारा ये जो बाट बटखरा या मापतोल होता है और वर्तमान में। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में यह पैमाना नहीं था, बल्कि अगर गुणक की बात किया जाए तो बाट बटखरे जो प्राप्त हुए हैं वो 16 के गुणक में प्राप्त होते हैं। किसके? 16 के गुणक में। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिए। 16, 32, 64 इस प्रकार के गुणक में, अर्थात 16 के गुणक में ये बाट बटखरे देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात? 16 के गुणक में, बिल्कुल सही भाई। चार्ट नहीं, चर्ट। ठीक है, तो बाट बटखरों को लेकर के कि पत्थर के होते थे, सर्वाधिक किस पत्थर के? चर्ट पत्थर के। आकार प्रकार की अगर बात किया जाए तो विभिन्न आकार प्रकार के, लेकिन सर्वाधिक किसके? घन आकार के। किस गुणक में? तो यह बाट बटखरे 16 के गुणक में होते थे। बात करेंगे दूसरी, लिपि की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में जो पहली बात निकल करके आती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। इस बात की हमें कब जानकारी हुई? हड़प्पा सभ्यता के लोग पढ़ने लिखने वाले थे, हमें इस बात की जानकारी कब हुई? तो हमें इस बात की जानकारी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे सर्वप्रथम 1853 में हड़प्पाई लिपि की सर्वप्रथम जानकारी हुई। सर्वप्रथम जानकारी कब होती है? 1853 में। ये वाला डेट याद करेंगे, पेपर में जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। आपके पीडीएफ में, आपके नोट्स में 1923 भी एक वर्ष लिखा हुआ है कि हड़प्पाई लिपि पूर्ण रूप से प्रकाश में कब आई? तो पूर्ण रूप से प्रकाश में यह आई थी, अर्थात हड़प्पाई लिपि के बारे में हम बहुत कुछ जान गए कि कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, ये बात हम जान गए। पढ़ नहीं पाए भले ही, लेकिन हम उसके संदर्भ में कुछ बेसिक जो पूर्ण जानकारी होती है वर्ण अक्षर प्रकार की, वो तो हम जान गए। 1923 तक पूर्ण रूप से प्रकाश में भले ही आ गई, ये प्रश्न नहीं बनेगा, बिल्कुल भूल जाइएगा, बिल्कुल भूल जाइएगा। ये वाला जरूर याद रखेगा कि हड़प्पाई लिपि का प्रथम साक्ष्य हमें कब प्राप्त हुआ? पहली बार हड़प्पाई लिपि की जानकारी हमें 1853 में मिली हुई थी। यह किस प्रकार की लिपि थी? तो यह एक विकसित प्रकार की लिपि थी। विकसित प्रकार की लिपि थी। लेकिन समस्या यह है कि हम आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसे पढ़ नहीं पाए हैं, यह हमारी समस्या है। आज तक हम इसे पढ़ नहीं पाए। लेकिन इतनी विकसित प्रकार की थी उस समय काल में भारत में। आज से देखा जाए तो लगभग 5000 4500 वर्ष पहले एक विकसित प्रकार की लिपि थी, लोग पढ़ना लिखना जानते थे। उसका साक्ष्य सबसे पहले हमें 1853 में मिल रहा है। विकसित प्रकार की लिपि थी, लेकिन वो कौन सी लिपि थी, उसका मतलब क्या है, हम आज तक इस बात को नहीं समझ पाए। हालांकि बहुतों ने, काफी सारे लोगों ने, बहुतों ने प्रयास किया हड़प्पा लिपि को पढ़ने के लिए, बहुतों ने प्रयास किया, लेकिन आज तक सफलता मिल पाई नहीं, सफलता नहीं मिल पाई। हो सकता है कि जब सफलता मिले 8, 10, 20, 25, 50 वर्षों में हमें अगर सफलता मिल पाई, हड़प्पाई लिपि को अगर हम पढ़ लिए, तो ऐसा बहुत हद तक संभावना है कि आने वाले दिनों में किताबों में जो हड़प्पा के बारे में चीजें लिखी हुई हैं उसमें बहुत ज्यादा भारी फेरबदल हो जाए। आज जो हमारी जानकारी का, आपको पीछे भी बताया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी का साक्ष्य स्रोत क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में कोई भी जानकारी
कोई भी जानकारी जो हमें प्राप्त हो रही है ना, वो उसका आधार क्या है या उसका साक्ष्य क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की कोई भी जानकारी जो हमें प्राप्त हो रही है उसका साक्ष्य साहित्यिक नहीं है, साहित्यिक नहीं है। क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य ही हमारे पास मौजूद है। पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं। पुरातत्व के आधार पे ही जो कुछ उत्खनन से हमारे पास चीजें आ रही हैं, हम वर्तमान नजरिए से उसका आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आज हम बर्तन का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं, तो उस समय भी अगर बर्तन मिल रहा है तो उस समय के लोग ये काम करते होंगे। इस प्रकार का एक अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए कोई भी साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हमारा सारा का सारा साक्ष्य पुरातत्व से प्रदान होता है। आगे बात करेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं हड़प्पाई लिपि की, तो हो सकता है कुछ वर्षों के बाद जब हम हड़प्पाई लिपि को पढ़ने में सामर्थ्यवान हो जाएं, साइंस तकनीकी का विकास कुछ ऐसा हो जाए कि पुरानी लिपि को हम पढ़ सकें, तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हमारी बहुत सारी नई जानकारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो हड़प्पाई लिपि है, तो वो हड़प्पाई लिपि विकसित प्रकार की है, आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पाई लिपि को कुछ नाम दिया गया है क्या? हड़प्पाई लिपि को कुछ नाम दिया गया है? हाँ, नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नाम देखेंगे, गोमुद्रिका लिपि कहा जाता है। गोमुद्रिका लिपि कहा जाता है, या इसे बोस्ट्रोफ्रेंडम कहा जाता है। याद करना है, बोस्ट्रोफ्रेंडम लिपि भी कहा जाता है, या इसी को हलावर्त शैली भी कहा जाता है। याद रखने की जरूरत है। ये तीन के तीन नाम हड़प्पाई लिपि के लिए प्रयोग किए गए हैं। हड़प्पाई लिपि को गोमुद्रिका लिपि भी कहा जाता है। बहुत सारे अक्षर इसके कुछ इस आकार के हैं। गोमुद्रिका लिपि शब्द डिनोट किया गया है इसके लिए। बोस्ट्रोफ्रेंडम लिपि भी इसको कहा गया है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम, या इसको हलावर्त शैली भी कहा जाता है। हड़प्पाई लिपि के लिए तीन नाम का प्रयोग किया जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात कि यह जो हड़प्पाई लिपि है, यह किस प्रकार की लिपि है? किस प्रकार की लिपि है? तो हड़प्पाई जो लिपि है वो भावचित्रात्मक है। भावचित्रात्मक, इसका मतलब क्या है? भावचित्रात्मक कहने का मतलब, तो अगर यह पूछ लिया गया कि हड़प्पाई लिपि आज हम कैसे लिखते हैं, आज हम लिखते हैं ऐसे, क लिखते हैं, ख लिखते हैं, यही सब है ना, ये जो भी लिख रहे हैं यही है सब। लेकिन यह भारत में है। अगर चीन की बात किया जाए, चीन के लैंग्वेज की, चीनी अर्थात मंदारिन भाषा की बात किया जाए, ये कैसी है? कुछ ऐसे ही ऐसे है। क्यों भाई? और ये क्या है? ये कुछ चित्र रूप में ही है। तो हड़प्पाई लिपि जो है वो चीनी लिपि का प्रथम साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करता है, कुछ वैसी ही थी। आज जो चीनी लैंग्वेज हम देखते हैं ना, कुछ वैसी ही थी। कुछ ये जो चित्र होता है ना, वो कुछ भाव प्रदर्शित करता है। कोई भी चित्र कोई भाव प्रदर्शित करता है, उसका कुछ मतलब निकाल लेते हैं हम अनुमान पे। तो इस बात को ऐसे समझें कि हड़प्पाई लिपि के जो वर्ण या अक्षर प्राप्त हो रहे हैं वो कुछ चित्र रूप में देखने को मिल रहे हैं, एक बात। और किसी भी चित्र से कोई भाव निकल करके आता है तो इसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। किस प्रकार की लिपि थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि या भाव चित्रात्मक प्रकार की लिपि थी। याद रहेगा भाई, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक प्रकार की लिपि थी। याद रहेगा, जल्दी बताएं। भाव चित्रात्मक प्रकार की यह लिपि थी। आगे बढ़े, चले अगली बात देखते हैं कि यह जो हड़प्पाई लिपि है, इसमें मूल चिन्ह कितने अभी तक जानकारी में आए हैं? मूल चिन्ह का मतलब जो हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों से ही क्या बनता है? अक्षर बनता है। वर्णों से ही क्या बनता है? अक्षर बनता है। हिंदी में हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मूल चिन्ह या वर्ण कितने हैं हड़प्पा सभ्यता में जो अभी तक हमें जानकारी में आए हैं? वो है कुल 64। कितने भाई? 64।
और अक्षर कितने हैं? तो मोटे तौर पे किताबों में पुरानी हो चुकी हैं किताबें, जो भी लिखी हुई हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। मोटे तौर पे लिखा हुआ है 400 से 500, आप मोटे तौर पे इसको 500 समझ लें। अभी तक 500 अक्षर जानकारी में आए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के संदर्भ में कुल मूल चिन्ह 64 है, जबकि अभी तक अक्षर कितने प्राप्त हुए हैं? तो लगभग 500 अक्षर हमें प्रकाश में आ चुके हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता की यह जो लिपि है, इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का साक्ष्य आपको बताया मोहरों से भी प्राप्त हो रहा है। और हड़प्पा लिपि की साक्ष्य कहां से? मृदभांड से भी हो रहा है। मोहर और मृदभांड दोनों से हड़प्पाई लिपि का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। याद रहेगा, हड़प्पा लिपि की जानकारी हमें मोहरों से भी हो रही है, मृदभांडों से भी हो रही है। मोहरों में भी आपको बताया हुआ था वर्गाकार और आयताकार। वर्गाकार और आयताकार जो मोहर है ना, तो वर्गाकार मोहरों पर क्या क्या मिला हुआ था? तो वर्गाकार मोहरों पर आपको याद होगा, वर्गाकार मोहरों पर पशु चित्र के साथ लिपि का भी साक्ष्य मिल रहा है, जबकि आयताकार मोहरों पर पशु वनस्पति का साक्ष्य नहीं, बस लिपि का साक्ष्य मिल रहा है। याद होगा। तो यह जो हड़प्पा सभ्यता का लिपि का साक्ष्य मिल रहा है, वो मोहरों से भी मिल रहा है और मृदभांडों से भी मिल रहा है। एक और चलते चलते बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अभी तक ये जो 400-500 अक्षर प्राप्त हुए हैं, तो सबसे बड़ा लेख कहां से प्राप्त हुआ है? सबसे बड़ा लेख कहां से प्राप्त हुआ है? कई बार 10, 20, 25, 50 बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा लेख कहां से प्राप्त हुआ है या सबसे बड़ी लिपि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है धौलावीरा। कौन सा भाई? धौलावीरा। धौलावीरा कहां पे? गुजरात। गुजरात के धौलावीरा नामक हड़प्पाई स्थल से हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिखावट का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिखावट का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? धौलावीरा से। आगे बात करते हैं। तो ये लिपि संबंधी बात हुई, इसके बाद हम लोग बात करेंगे समाज की। हड़प्पा सभ्यता के समाज की बात बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एक बार में दिमाग में बात घर कर जाएगी। समाज की बात आगे बढ़े। हड़प्पा सभ्यता का समाज। हड़प्पा सभ्यता के समाज में कुछ खास प्रकार के प्रश्न आज तक पूछे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, या हड़प्पा सभ्यता में क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं पुरातत्व के माध्यम से? इसमें जो पहली बात निकल करके आती है कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे आज इस बात को समझें, आज जैसे हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में यहां के लोग के आकार कैसे हैं? समझिएगा, भारत देश में कश्मीर भी है, तमिलनाडु भी है, अरुणाचल भी है, मिजोरम, नागालैंड भी है और गुजरात भी है। भारत देश में ही लोगों के आकार कैसे हैं? एक बात, रंग कैसे हैं, रूप कैसे हैं, सर के बाल कैसे हैं, माथा कितना चौड़ा है? ये जो माथा है ना, ये फोरहेड, इसको फोरहेड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी अपने आप में कॉमेडी है। किसी से पूछे ये क्या है, तो लोग बोलेंगे हैंड है। ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है। इसमें बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं। किसी से पूछिए तो वो हैंड ही बोल देता है। खैर, आकार, रंग, रूप, सर के बाल, माथे की चौड़ाई, आंखों का कलर, आदि आदि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इनका अध्ययन जहां पे हम करते हैं ना, इसको कहते हैं मानव शास्त्र। जिस विषय में इसका अध्ययन किया जाता है वो है मानव शास्त्र, इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और मानव शास्त्र में ही एक टॉपिक होता है मानव प्रजाति। और
मुख्य रूप से एंथ्रोपोलॉजी में यह टॉपिक देखने को मिलता है, हालांकि इस टॉपिक को थोड़ा सा भूगोल में भी पढ़ा जाता है। प्रजाति, मानव प्रजाति भूगोल में भी थोड़ा सा पढ़ा जाता है। किस क्षेत्र में किस मानव प्रजाति के लोग रहते हैं, भूगोल में भी थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है। अब इस बात को समझे, मानव प्रजाति है क्या। आप देखिए, भारत की बात कर लीजिए या एशिया की बात कर लीजिए, एशिया में ही थाईलैंड भी हो जाएगा, एशिया में ही नेपाल भी हो जाएगा, एशिया में चीन भी हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अफ्रीका के लोगों की बात करिए, अफ्रीका की बात करिए, आप यूरोप के लोगों की बात करिए, आप निग्रो की बात कर लीजिए, निग्रोटो की बात कर लीजिए, आदि आदि। आप समझ पा रहे होंगे, है सब मानव, है सब मानव, लेकिन सब अलग अलग है। इसके बावजूद इसका कारण क्या है, हो सकता है ज्योग्राफी में कभी ना कभी पढ़ा हो आपने। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण समझिए। इसका कारण क्या होता है, एक तो आप समझ सकते हैं जलवायविक पारिस्थितिकी, जलवायु से जलवायविक परिस्थिति, जलवायविक परिस्थिति। दूसरा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तीसरा, भूगोल में आपने अक्षांश देशांतर का नाम सुना होगा, अक्षांश देशांतर का नाम सुना होगा। आपने नाम सुना होगा समुद्र तल से दूरी या समुद्र से दूरी स्थानों की, आदि आदि। ऐसी तमाम बातें हैं जो कि ये सारी जो कंडीशन है ना, ये सारी जो कंडीशन है भूगोल में आप और डिटेल में देखेंगे, मैं झलक दे देता हूं। ये सारी चीजों के लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ। और अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता को लेकर के कि आज जैसे आप भारत, एशिया, एशिया में बहुत सारे देश, अफ्रीका, यूरोप आदि आदि क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को देखते हैं। अब ऐश्वर्या राय को लोग बहुत पसंद करते हैं, लड़के, लड़कियां भी खैर पसंद करती हैं, तो आदर्श है, रोल मॉडल है इस वजह से। अब उनकी आंखों में ही न जाने क्या लोगों को दिख जाता है, आंखों में ही डूबना पसंद कर जाते हैं। क्यों भाई, सही है ना। अब मेरी आंखें तो किसी को पसंद नहीं है, सामान्य है बिल्कुल। ऐश्वर्या राय की आंखों में लोग नहा लेना चाहते हैं, डूब जाना चाहते हैं, बिल्कुल। न जाने किसकी किसकी आंखें क्या है खास, किसी की आंखें भूरी, किसी की आंखें भूरी, किसी की आंखें काली, ये काली काली आंखें, किसी की आंखें हरी, किसी की आंखें नीली। इन दोनों में डूबना पसंद नहीं लोग करते हैं, इन दोनों में डूबना पसंद नहीं करते हैं लोग। इन दोनों में डूबना बहुत पसंद करते हैं। हरी कुछ दिखाई दे रही है, कुछ नीली दिखाई दे रही है, तो माशाल्लाह। नहीं समझ रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है, फिर ठीक है। दिनेश जी आप तो बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है। तो ये सारी जो चीजें हैं समझने की हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो वो बताया 4-5 कारण है, और भी कारण है इसके, उस पर हमें नहीं जाना है। हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा कुछ देखने को मिला, हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था ना, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, यहाँ पे 4 मानव प्रजाति के साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। कितने? 4 मानव प्रजाति के साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं, 4 मानव प्रजाति। अब हमारा बाल, और आप भी अपना सर देख लीजिए भाई, आपका बाल कैसा है। अब कोई हबशी आ जाए, अफ्रीकी आ जाए, इब्न बतूता पहन के जूता आ जाए, तो फिर उस कैसे रहा होगा, कल्पना करिए। अभी तो इब्न बतूता आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, शेखर पांडे जैसी शक्ल आ जाती होगी। लेकिन आज अब सोचिए, अफ्रीका से आया हुआ था, कहां से आया था, मोरक्को से आया था, अफ्रीकी लोग कैसे होते हैं। अब समझिए, इब्न बतूता होगा, आंख होगी 2, और बाल कैसे होंगे, करली वाले उसके। क्यों भाई। तो अब फायान आया होगा, फायान आया होगा, कैसा रहा होगा, कल्पना करिए। अभी तक आपने नहीं किया होगा, मैं ये पक्के से कह रहा हूं, आपने कल्पना नहीं किया होगा। वेनसांग आया होगा, कैसा रहा होगा, चिंग चौंग बोलता हुआ आया होगा। ठीक है, जब बीएचयू में हम लोग पढ़ते थे ना, जब बीएचयू में हम लोग पढ़ते थे ना, तो वहां पे बहुत सारे बौद्ध लोग भी होते थे, तो
हम लोग ऐसे कह करके बहुत चिढ़ाते थे, ऐसे कह करके बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे। खैर, तो समझिए कि ये सारी चीजें जो अलग अलग हैं वो कैसे अलग अलग होंगी, ये सारा का सारा अध्ययन मानव प्रजाति का विषय है। हड़प्पा सभ्यता में 4 अलग अलग मानव प्रजाति के लोग देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में 4 मानव प्रजाति के लोग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो 4 मानव प्रजाति हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में 4 मानव प्रजाति के लोग, उसमें एक नाम आता है भूमध्य सागरीय। बहुत सारी मानव प्रजाति हैं वर्तमान में भी पृथ्वी पर। एक भूमध्य सागरीय, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रे। अब बहुत सारे लोग हैं इलाहाबादी जो कि कहते हैं ऑस्ट्रेलायड, बोल देते हैं ऑस्ट्रेलायड, लेकिन ऑस्ट्रेलॉयड सही उच्चारण करना अच्छा जरूरी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। और तीसरी जो थी वो कौन सी थी? मंगोलायड, मंगोलॉयड। और जो चौथी थी वो थी अल्पाइन। कुछ यूरोपियंस अल्पाइन होते हैं। अब ये जो भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय, अब इसको समझिएगा जरा। ये जो भूमध्य सागरीय हैं, भूमध्य सागरीय हैं, इनको लेकर के एक बात, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक किस मानव प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं। बस इतना ही याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा परीक्षा में। अब इसमें डिटेल में बहुत जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से कि वर्तमान में जो भारत में अनेक जनजातियां हैं, अधिकांश जनजातियां हैं, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की ही हैं भारत में। और खास तौर से दक्षिण भारत की सभी जो पुरानी आदिवासी भाई या फिर जनजातियां हैं, ट्राइबल, वो सारे के सारे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। फिलहाल हम यहां पे बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड को लेकर के एक बात कि हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल कौन सा? हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना, नर्तकी कमर पे हाथ रखे हुए और ये हाथ में चूड़ी का साक्ष्य जो है, वो नर्तकी किस मानव प्रजाति की है? एक बार मुझे याद आ रहा है किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा हुआ था। नर्तकी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है वो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की है। मंगोलायड की अगर बात किया जाए तो ये जो मोहनजोदड़ो से योगी जी प्राप्त हुए ना, सीएम साहब नहीं, योगी की जो एक आकृति प्राप्त हुई है ना, पशुपति शिव के संदर्भ वाली, जो 4 पशु नीचे बैठे हुए हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं, हिरन भी हैं, यहाँ पे 2 हिरन है। कितने? 2 हिरन है, ठीक है। ये जो योगी वाली है ना, वो मंगोलायड प्रजाति की है। ये कुछ खास बातें हैं समाज के संदर्भ में, आगे बात करेंगे। मानव प्रजाति के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में दूसरी महत्वपूर्ण बात, मानव प्रजाति के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्तरीकरण भी देखने को मिलता है। याद करेंगे ये शब्द, सामाजिक स्तरीकरण, ये शब्द याद करेंगे, सामाजिक स्तरीकरण अर्थात भेदभाव वाली बात, भेदभाव वाली बात। आज भेदभाव कैसा है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तुम पंडित जी हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव जी हो, वगैरह वगैरह, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा संघर्ष वाली स्थिति नहीं थी, उसके साक्ष्य नहीं के बराबर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल कितने भाग में बटे हुए थे? 2 या 3 भागों में बटे हुए थे। संपन्न, निम्न कोटि के सामान्य जन, सामाजिक स्तरीकरण है। लेकिन ये जो सामाजिक स्तरीकरण है वो कैसे होता है? तो ये जो सामाजिक स्तरीकरण है ना, सामाजिक जो स्तरीकरण है किससे होता है? तो सामाजिक स्तरीकरण होता है कार्य से। किससे होता है? कार्य से, अर्थात पेशा से, अर्थात व्यवसाय से। हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे
चार अलग व्यवसायों से जुड़े हुए लोग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सामाजिक स्तरीकरण में? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये चार अलग अलग समाज के वर्ग देखने को मिल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में। इन वर्गों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल से पुरानी। अब इस बात को समझ लें, आपको बताया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। क्यों भाई? हड़प्पा सभ्यता का अंत शब्द जो भी यूज करता है गलत हो जाता है तुरंत के तुरंत। कभी गलती से इंटरव्यू आदि में नहीं निकले, जुबान से बच जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत शब्द नहीं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिल रहा है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ये चार वर्गों के साक्ष्य मिल रहे हैं ये हड़प्पा सभ्यता में। अगर वैदिक काल की बात किया जाए, यहीं पे वैदिक काल में, हड़प्पा सभ्यता के बाद ही वैदिक काल है। और हमें ऐसा महसूस होता था एक समय ऐसा महसूस होता था कि वैदिक काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति की शुरुआत हुई है। हमारी भारतीय संस्कृति का आरंभ कब से हम लोग मान रहे थे? पहली दूसरी लाइन यही बताया था हड़प्पा सभ्यता जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे पहली क्लास में। ऐसा कुछ वर्षों तक माना जाता था, खासतौर से 1920 के पहले, 1920 के दशक के पहले तक यह माना जाता था कि वैदिक काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति का आरंभ हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, आपको कहा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ था, पतन हुआ था। पतन का मतलब इसके कुछ खास जो तत्व थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन बहुत सारी इसकी सांस्कृतिक गतिविधि आज तक देखने को मिलती है। यही बात बताया था, पतन और अंत में अंतर। यहां पे आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये चार वर्गों के अस्तित्व या साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में। और वैदिक काल में आपको पता है, वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण देखने को मिल रहा है। क्यों भाई? ऋग्वेद में 10वें मंडल पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, यही आपको पता होगा। लेकिन आप समझिए, ये विद्वान साहब हैं कौन, ये योद्धा हैं कौन, ये व्यापारी हैं कौन और ये श्रमिक हैं कौन? अर्थात हमारे सामाजिक ताना बाना, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है ना, वर्ण जाति है ना, जिसकी शुरुआत हम वैदिक काल से मानते हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य, जाति व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य कब से? तो वैदिक काल हम बोल देते हैं। ऋग्वेदिक काल का अंत होते होते इसकी शुरुआत होती है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है और 10वें मंडल के ही पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है। लेकिन साक्ष्य तो वैदिक काल के बहुत पहले से है। समझने की बात है। हम जो कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, सही बात है, क्योंकि वैदिक काल के ये जो सामाजिक ताना बाना मिल रहा है ना, इसका बीज भी तो पहले ही है। समझ में आ रही है बात भाई? हड़प्पा सभ्यता में जो ये साक्ष्य मिल रहा है ना, वो बहुत सारी जो पुरानी बातें थी उन बातों को बिल्कुल धूमिल कर दे रहा है। हम ऐसा समझते थे, लेकिन कल को जब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे ना, तो ये सारी चीजें अगर जोड़ तोड़ करके लिखते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि आप विश्लेषण कितना अच्छा कर पाते हैं, आपकी बुद्धि कितनी प्रखर है, कितनी तीव्र है। और जो ज्यादा विश्लेषण कर पाता है वही वही या तो नेता जी बनता है या तो फिर अधिकारी बनता है। नेता या अधिकारी जो ज्यादा विश्लेषण कर पाता है वही बनता है, ठीक है। और जो कम विश्लेषण कर पाता है, नेता और अधिकारी ज्यादा विश्लेषण कर पाते हैं, दूरगामी सोच देते हैं। और
जो कम विश्लेषण कर पाता है, कम विश्लेषण, जो कम विश्लेषण कर पाता है, या जो हां में हां कर देता है, हां हां कर देता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि कमजोर, बुद्धि कमजोर, तो बुद्धि कमजोर तो वो क्या बनेगा, वो बुद्धि कमजोर होगा तो वो क्या बनेगा, वो ग्रुप सी में जाएगा, ग्रुप सी की नौकरी मिलेगी। अधिकारी या नेता ने जो आदेश दे दिया टाइप करो, टाइप करेगा, ग्रुप सी की नौकरी। और जो सबसे कम बुद्धि लगाएगा, सरकारी नौकरी की कैटेगरी बता दे रहा हूं ऐसे ही, सबसे कम बुद्धि लगाएगा, सबसे कम बुद्धि लगाएगा, अर्थात विश्लेषण शून्य है, विश्लेषण शून्य, अर्थात अब हां में हां की जगह जी हुजूरी हो गई, जी हुजूरी हो गई, वो क्या करेगा, वो ग्रुप डी में जाएगा। ग्रुप डी का मतलब क्या होता है, चपरासी होता है, रिक्शा चालक होता है। आपने कह दिया आंख मूंद करके, हाँ ठीक है यही सही है। और सबसे कम बुद्धि, विश्लेषण परक नहीं, और बुद्धिहीन जब हो जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा तो यही व्यक्ति क्या हो जाता है, यह ठहरा दिया जाता है। क्यों भाई, यही है ना सच्चाई। समझ गए होंगे अब बात। समाज कैसे बटा हुआ है, कई प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। चले अब समझ लें कि ये कैसे ऊपर से नीचे समझ लें इन सारी चीजों को, या नीचे से ऊपर समझ लें, समझ गए होंगे। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में जो ये साक्ष्य मिल रहा है ना, वो सामाजिक स्तरीकरण का साक्ष्य मिल रहा है। 4 वर्ग से जुड़े हुए लोगों के साक्ष्य मिल रहा है। कौन से, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो हड़प्पा सभ्यता का समाज है ना, वो समाज कैसा था, समाज मातृसत्तात्मक प्रकार का समाज था। कैसा, मातृसत्तात्मक। उत्तर आप यही लगाएंगे, मातृसत्तात्मक। कैसे जानकारी मिलती है, कैसे जानकारी मिलती है, आपको बताया हुआ था। ये जो मूर्ति निर्माण हम लोग देख रहे थे पिछली क्लास में, मूर्ति निर्माण, तो उसमें आपको बताया था कि घर घर में मिट्टी की मूर्ति का निर्माण होता था। मूर्ति का निर्माण घर घर में होता था, और जो घर घर में मिट्टी की मूर्ति का निर्माण होता था, यह लोक कला का एग्जाम्पल। 75% में पशु और वृक्ष वनस्पति, और 25% में मानव में भी महिलाओं का। इससे पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। घर में उनकी खूब चलती थी। जब घर में महिलाओं की खूब चलती है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, घर में महिलाओं की जब खूब चलती है तो घर कैसा हो जाता है, मातृसत्तात्मक। और जब समाज में खूब चलेगा तो समाज का स्वरूप कैसा हो जाएगा, मातृसत्तात्मक। अब अगर यह पूछ लिया गया, अब किसी के घर की बात नहीं, अगर वर्तमान में पूछ लिया गया, वर्तमान में कैसा है भारत, यह पुरुष प्रधान है। कैसा भाई, पुरुष प्रधान है। शादी होगा तो लड़की ही ससुराल जाएगी, लड़का ससुराल रहने नहीं जाएगा। शुरुआत यहीं से हो जा रही है। और महिलाओं को ही घर में दबाना है, लड़कियों को ही घर में रहो, लड़के खूब जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बाहर होंगे नवाब, लेकिन बाहर मत जाओ, घर के अंदर ही रहो। लड़का दबा करके खाएगा, लड़की कितना खाती हो, आते आते। तो समाज कैसा था हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज याद करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का समाज ये जो था वो मातृसत्तात्मक प्रकार का समाज था। और इसका साक्ष्य कहां से मिल रहा है, इसका साक्ष्य मूर्ति निर्माण के अंतर्गत जो मिट्टी की मूर्तियां होती थी उससे मिला है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य मिल रहा है क्या, उत्तर है नहीं। याद करेंगे,
क्यों यह महत्वपूर्ण हो गया मंदिर मस्जिद? वो इस वजह से महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को तमाम इतिहासकारों ने या पुरातत्ववेत्ताओं ने ये जो समकालीन इसके जो सभ्यताएं थी ना, समकालीन सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया, इन समकालीन सभ्यताओं से तुलना करते हुए अध्ययन किया। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी बाद में हुई 1920 के दशक में, लेकिन मेसोपोटामिया आदि की जानकारी पहले ही हो चुकी थी। जैसे आपने नाम सुना होगा माया सभ्यता, माया सभ्यता का नाम सुना होगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका जैसे बने, ये जो है ना, ये मेक्सिको के नीचे वाला, मेक्सिको के नीचे बहुत सारे द्वीप समूह, छोटे छोटे देश हैं, कोस्टारिका आदि वगैरह वगैरह। तो यही सब माया सभ्यता का नाम सुना होगा। मुइजेक सभ्यता का नाम शायद नहीं सुना होगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एजटेक आदि इस प्रकार की सभ्यताएं थी, थोड़ा सा आगे पीछे करके सभ्यताएं। ये जो समकालीन सभ्यताएं थी ना, तो हड़प्पा सभ्यता की जब जानकारी 1920 के दशक में हुई, इन सारी सभ्यताओं की जानकारी पहले ही हो चुकी थी। अब बहुत चूंकि प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन बहुत सारे लोगों ने किया हुआ था। तो यह जो प्रश्न बनता है कि मंदिर मिला है कि नहीं मिला है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि मेसोपोटामिया में पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेसोपोटामिया की सभ्यता में, दजला फरात की सभ्यता में, इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता में पूजा स्थल के साक्ष्य मिले, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर अर्थात पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार का तो साक्ष्य मिल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार का तो साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन पूजा स्थल का अर्थात मंदिर का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। और इस पे अभी और रिसर्च होना बाकी है, इस पे और अभी शोध होना बाकी है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और जानकारियां इस संदर्भ में निकले, लेकिन फिलहाल हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं है। अगली बात करेंगे, ये जो हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, तो अगली महत्वपूर्ण बात, मंदिर का साक्ष्य तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पूजा स्थल का साक्ष्य तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा उजा करते थे कि नहीं? अच्छी बात है, पूजा तो करना चाहिए। आप में से अधिकांश लोग नहीं करते होंगे, नहीं करते तो मत करें, लेकिन पूजा करना अच्छी बात होती है। पूजा करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूजा करना। आप में से अधिकांश लोग नहीं करते होंगे, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन जो अधिकांश लोग नहीं करते हैं ना, ये बात समझें, पूजा करना अच्छा होता है। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि बैठ गए और राम 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 किया रहे, नहीं। वो जिनका काम था तुलसीदास का, उन्होंने किया, और लोग जिनका काम है वो कर रहे हैं। हमारा देखिए जीवन में इस चीज का बहुत महत्व होता है, इस चीज का, नजरिए का बड़ा ही महत्व होता है जीवन में। ये जो हमारा आपका जीवन है ना, इसमें नजरिए का बहुत बड़ा खेला होबे होता है। कैसे? नजरिया क्या है कि ये आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है, नजरिया ये है। एग्जाम्पल है छोटा सा समझने के लिए। कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास खाली है, कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे यार इतने से कैसे प्यास बुझेगी, कुछ लोग कहेंगे यार थोड़ी सी तो प्यास बुझेगी। कुछ लोगों को आपको पहले बताया है, कुछ लोगों को ये गोल दिखाई देगा, कुछ लोगों को नुकीला दिखाई देगा, है एक ही चीज। नजरिए का बड़ा ही खेल होता है। और बात हम लोग कर रहे हैं कि पूजा को, अगर पूजा मतलब किसी का नाम नहीं, जो प्रार्थना करते हैं ना बैठ करके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये नहीं है। आप राम 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 जपते हैं, क्यों जपते हैं? आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, क्यों करते हैं? मंत्रों में दम तो होता है। मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? थोड़ा सा 2 मिनट विषय से हट करके, मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? मंत्र ये शब्दों का समूह है, शब्द का समूह है। और शब्द क्या है? शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द क्या है? शब्दों को ब्रह्म कहा गया है। शब्द क्या है? शब्द में ऊर्जा है, शब्द में ऊर्जा है। और जिस शब्द को हम बार बार दोहराते हैं, जिसके समक्ष
जिसका नाम लेकर के वो शब्द, जिससे संबंधित वो शब्द होता है, उसमें ऊर्जा फेंकने का, ऊर्जा फूंकने का एक्चुअली काम करते हैं। जब सामने वाले में ऊर्जा होगा तभी वो हमें ऊर्जा देगा। इसी संदर्भ में कई बार पहले भी कहा हुआ है, भगवान हमें नहीं बनाता है, हमने भगवान को बनाया हुआ है। भगवान की जो संकल्पना है कि नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। भगवान हमें नहीं बनाए हुए, हमने भगवान को बनाया हुआ है। ये भी रिसर्च का मुद्दा है। फिलहाल ये जो पूजा करना होता है ना, तो आप नजरिया चेंज करिए कि हमें, कई बार क्या होता है ना, कि किसी के कुंडली में राहु पूजा वाले खाने में बैठा हुआ है, तो चाह करके भी कितने बाबू माता जी लोग बोले कि पूजा करना चाहिए, नहीं करेंगे, मन ही नहीं लगता है, मन ही नहीं बनेगा, उस प्रकार का नजरिया ही नहीं बनेगा। शनिचर सवार है तो वो बनेगा ही नहीं। लेकिन नजरिया अगर चेंज कर दें, नजरिया अगर थोड़ा सा चेंज कर दें कि हम पूजा नहीं करेंगे, ठीक है मत करिए, लेकिन हम बैठेंगे और जो पूजा में मंत्र बोलते हैं ना, उसकी जगह हम अपना ध्यान एकाग्रचित करने के लिए काम करेंगे। 10 मिनट बैठिए, इसके लिए बैठिए। इसके बैठने से भले भगवान न मिले, लेकिन जो भगवान से हम चाहते हैं हमारी नौकरियां लगवा दे भगवान जी, कम से कम जब हम ध्यान लगाएंगे, एकाग्रचित होंगे, तो कम से कम अपना जो एम है ना, उसकी ओर और तीव्र गति से आगे बढ़ते जाएंगे। नजरिया की बात है। समझ में आ रही है बात भाई? ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में, फिलहाल हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, लेकिन पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। और किसकी पूजा करते थे? यहां पे साक्ष्य मिला हुआ है पशुपति शिव की। पशुपति शिव का साक्ष्य मिला हुआ है। पशुपति शिव को लेकर के भी आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, इसका साक्ष्य किसको मिला हुआ था? सबसे पहले इसका साक्ष्य मैके को मिला था, लेकिन यह पशुपति शिव ही है। नाम किसने दिया? मार्शल ने नाम दिया था। ये अलग से तथ्य, ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा हुआ है, इसको याद कर लेंगे। साक्ष्य ये पशुपति शिव वाला किसको मिला हुआ था? कभी यह प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। अगर कभी पूछ लेगा तो आप हमेशा मार्शल रटे हुए हैं, गलत हो जाएगा। पशुपति शिव का साक्ष्य सर्वप्रथम किसको मिला हुआ था? वो मैके को मिला हुआ था। मैका नहीं है, ये मैके है, नाम ही अच्छा है तो। लेकिन यह नामकरण किसने किया कि यह पशुपति शिव का ही साक्ष्य, यह पशुपति शिव है? तब उत्तर होगा मार्शल। समझ में आई बात? आगे बढ़ेंगे। पशुपति शिव के अलावा हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों से मातृदेवी की पूजा का साक्ष्य भी मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, अग्नि पूजा करते थे। आपने पढ़ा होगा कालीबंगा और लोथल से हवन करेंगे का साक्ष्य भी मिल रहा है। अग्नि पूजा का भी साक्ष्य मिल रहा है कालीबंगा और लोथल से। नहीं तैयार है तो वो स्थल से तैयार कर ले भाई, कई बार बोल दिया। पशु पूजा का, वृक्ष पूजा का, जल पूजा का, अग्नि पूजा का साक्ष्य मिल रहा है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग जादू टोना भी करते थे। जादू टोना करते थे क्योंकि यहां पे ताबीज, अब जादू टोना वैसा नहीं कि पुरुष को अपने वश में कर लिया, सास को अपने वश में कर लिया, ससुर, वो नहीं, मतलब ताबीज का साक्ष्य मिला हुआ है। और ताबीज मतलब ताबीज बनाया, फूंक दिया, उसका ये पहन लो, शुक्रवार के दिन पहन लेना, ठीक है। इस संदर्भ में जादू टोना, ताबीज का भी साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ के लोग शुभ प्रतीकों की भी पूजा करते थे। शुभ प्रतीक में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है स्वास्तिक। जर्मनी में आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर दूसरा विश्व युद्ध कराने में सबसे बड़ी भूमिका। हिटलर की जो पार्टी थी दैट वाज नाजी पार्टी, ना आधा द सी, उसी को नाजी बोला जाता है। नाजी ओरिजिनल शब्द था, नाजी हम लोग बोलते हैं, दैट वाज नाजी। और नाजी पार्टी का भी जो प्रतीक था वो यही था, स्वास्तिक, ठीक है। चले, तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का, मातृदेवी का, पशु, वृक्ष, जल, अग्नि, जादू टोना, शुभ प्रतीकों, इन सब का साक्ष्य
मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल का नहीं लेकिन पूजा होने का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोक परलोक, लोक परलोक वाद के सिद्धांत में यकीन करते थे, के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इसका मतलब क्या है? लोक का मतलब हमारा वर्तमान पृथ्वी वाला जीवन, पृथ्वी का जीवन। परलोक का मतलब स्वर्ग या नरक वाला जीवन। समझ रहे होंगे? होता है कि नहीं होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन लोग डराते तो हैं बचपन से। सदकर्म करो, सदवचन बोलो, सत्संग में रहो। क्यों? अच्छा चरित्र निर्माण हो, अच्छी वाणी हो, शुभ कार्य हो। नहीं तो क्या होगा? यहां पे जाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ये वास्तव में है नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है नहीं ऐसा। लेकिन इस जीवन में आप अच्छे से रहें, इस वजह से विचारकों ने ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया ताकि आपका चित्त शुद्ध रहे। आप शुद्ध रहेंगे चित्त से तो आपका परिवार, आपका परिवार मतलब सारे लोगों को शुद्ध रहना है, चित्त से, मन से, विचार से। मनसा वाचा कर्मणा वाली बात। आप परिवार, परिवार से समाज, सब जगह शुभ शुभ। इसी वजह से ये डराया गया आरंभिक काल में, गलत काम करेंगे तो नरक मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग परलोकवाद के सिद्धांत में यकीन करते थे। इससे संबंधित साक्ष्य क्या है कि लोग मृत शरीर के साथ क्या करते थे? मृत शरीर के साथ कुछ खास नहीं, दैनिक उपयोग की, दैनिक उपयोग या उपभोग एक ही चीज है कि वस्तुएं कब्र में डाल देते थे, कब्र में डाल देते थे। अब किसी का बाल बड़ा है मेरी तरह तो वो कंघी का शौकीन रहा होगा, मैं तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कोई कंघी का शौकीन रहा हो, निपट गया धरती से तो कब्र में लिटाया जा रहा है तो कंघी डाल दिया। किसी को सोना चांदी की बड़ी अच्छाई है, आकर्षण है तो सोना चांदी डाल दिया। हंसने वाली बात हद तो तब हो गई, आपने पढ़ा होगा कि पंजाब में जो रोपण स्थान है, पंजाब में जो रोपण स्थान है, रोपण में मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला हुआ है। क्यों भाई? हद तो तब हो गई होगी कि किसी को कुत्ता उसका बहुत पसंद है, आदमी मरा, जाओ बेटा तुम भी जाओ, कुत्ते को भी निपटा दिया। आप समस्या ये है मानव को कुत्ते के साथ प्यार था या कुत्ते को मानव के साथ? पहले कुत्ता गया या फिर पहले मानव गया? क्यों भाई? तो ठीक है, भय बिन होई न प्रीत। अच्छा तो मृत शरीर के साथ दैनिक उपयोग की जो उसको खास पसंद था वो वस्तुएं डाल देते थे कब्र में, जिससे यह अंदाजा लगता है कि लोग परलोकवाद के सिद्धांत पे यकीन करते थे। अगली महत्वपूर्ण बात कि शवाधान, एक टॉपिक बनता है शवाधान, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। शवाधान या समाधिकरण या इसी को कहते हैं अंत्येष्टि, अंतिम यात्रा। संतोष सर पॉलिटी वाले आप लोगों के बड़े प्यारे अंत्येष्टि कभी आएंगे ना, मेरा नाम लिख लीजिएगा, कभी आएंगे बैच में ना तो मेरा नाम लिए बगैर उनसे कहिएगा कि सर कुछ अंत्येष्टि पे एक दो जुमला वाली बात कुछ बोल दीजिए तो मजा आ जाए। तो अगर याद आ गया तो मेरी शक्ल जरूर याद आ जाएगी उनको, याद आ गया तो वो सुना देंगे, अगर खुश रहा मूड उनका तो सुना देंगे। अंत्येष्टि पे वो क्या कहते हैं? अब कोई निपट गया धरती से तो क्या कहते हैं? तो उनका एक बड़ा ही प्यारा सा स्लोगन है, जुमला टाइप का,
चला चली बेला प्राण पखेरु उड़ गए चल हंस अकेला, ठीक है। लेकिन वो जो बोलते हैं ना तो उसकी कुछ खास अहमियत होती है, वो जो भाव निकलता है ना, जो टोन निकलता है, उसका मजा ही अलग है, ठीक है। माहौल का अलग ही असर होता है, माहौल का अलग ही असर होता है। जैसे भूतही वाली पिक्चर तो आप लोग देखते ही होंगे, भूत प्रेत वाले, अब उसको खुलेआम दिन की रोशनी में देखेंगे तो डर तो बनेगा नहीं, लेकिन 12 बजे के बाद डरते जा रहे हैं और मजा आता जा रहा है। माहौल का बहुत असर होता है, जुबान के टोन का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो शवाधान अर्थात समाधिकरण या अंत्येष्टि क्रिया हड़प्पा सभ्यता में भी होती थी। और क्या क्या इसके प्रचलित तरीके थे, तो हड़प्पा सभ्यता में जो शवाधान या समाधिकरण या अंत्येष्टि प्रक्रिया होती थी वो 3 प्रकार की होती थी। कितनी? 3 प्रकार की। कौन कौन से? पूर्ण शवाधान या पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधान या पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधान या समाधिकरण, और दाह संस्कार, ये 3 प्रचलित विधियां थी, 3। अब इसमें समझिएगा, ये जो पूर्ण समाधान है या समाधिकरण है, ये क्या है? सर्वाधिक प्रचलित यही विधि थी। एक तो ये ध्यान में रख लेंगे, सर्वाधिक प्रचलित कौन सी विधि थी? तो पूर्ण समाधान या समाधिकरण की। समझिए, पूर्ण समाधान का मतलब आदमी प्राण पखेरु उड़े चल हंस अकेला का सीन बना, आदमी मरा, गड्ढा खोदा और डाल दिया, पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान में क्या है? आंशिक समाधान में क्या है? आदमी मरा, एक ऊंचे टीले पे ले गए, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, पक्षी आए, चील कौवे आए, खाए, जो हड्डी बची, हड्डी को उठाया, एक गहरा गड्ढा खोदा, हड्डी को डाल दिया, हड्डी यहां पे आ गई। आंशिक समाधान। दाह संस्कार, आदमी मरा, लकड़ी इकट्ठा किया, लिटा दिया, जला दिया, फायर लगा दिया, ये 3 प्रकार। ठीक है भाई। सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी? तो सर्वाधिक प्रचलित विधि पूर्ण समाधान या समाधिकरण। क्लियर भाई? रात में माहौल सही है। ऋषिकेश जी, कौन से माहौल की बात कर रहे हैं भाई? रात में कौन से माहौल बना रहे हैं आप? हाँ, संतोष सर, दत्त शैली, ठीक है। बहुत रात में माहौल बनाने के फेर में न रहिए ऋषिकेश जी। चलिए, अच्छा, तो अब इसमें फिर और क्या था? आपके नोट्स में लिखा हुआ है फिर इसमें कि इनका मनोरंजन कैसा होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मनोरंजन के साधन क्या होते थे? तो ये लोग मनोरंजन कैसे करते थे? शिकार खेलते थे, जुआ अर्थात पासा खेलते थे ये लोग, और क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, आदि आदि। मछली, पशुओं को आपस में लड़ाना, पशु लड़ाना, ठीक है। इस प्रकार से अपना मनोरंजन किया करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात, क्या ये लोग शांति प्रिय थे? हाँ, बिल्कुल, पूरी तरह से 100% ये लोग शांति प्रिय थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से, समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से रक्त रंजित परिस्थिति की जानकारी नहीं मिलती है। रक्त रंजित परिस्थिति अर्थात संघर्ष, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच संघर्ष हुआ, ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है, ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। शांति प्रिय लोग थे। मिले फिर? जी 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 जी। क्लास की शुरुआत हुई तो संतोष कुमार जी कोई थे तो मुझे गाली दिए जा रहे थे, इग्नोर कर दिया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था भाई। जो भी समस्या हो भाई सामने रखिए, काहे को नाराज होते हैं। चले, तो ये सारी बातें हुई। अब इसमें हम लोग कल इस पे देखेंगे, इसमें अर्थव्यवस्था एक चीज होगी और ये पतन, ठीक है। ये 2 बातें हैं, ये हम लोग
कल संडे है और पूरी कोशिश होगी कि कल क्लास लेंगे, ठीक है, कल क्लास लेंगे और कल सुबह क्लास होगी और इसको भी फिनिश कर देंगे, पूरी हद तक संभावना है। पीछे 2-3 दिन आपके बैच में नहीं आ पाया, उसके कारण है मैं रोज आता हूँ, लेकिन ये संस्था है, करीब 30 लोग काम करते हैं, ठीक है, तो समस्याएं कुछ न कुछ आती रहती हैं, मानसिक परेशानियां भी रहती हैं, ठीक है, बहुत सारे काम रहते हैं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं, इस वजह से आ नहीं पाया था। कल संडे है और पूरी कोशिश होगी कि कल आपकी क्लास एक ले और इसको फिनिश कर दे, ठीक है। इसके साथ साथ आज बहुत हद तक 99% संभावना है कि शाम के समय लगभग 2 घंटे की एक मैराथन क्लास होगी प्रश्नोत्तर की, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एन मौके पे कोई वाद संकट हो गया, कोई नई समस्या आ गई, बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, रोज कुछ न कुछ किसी न किसी की समस्या, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 2 घंटे की प्रश्नोत्तर की आपकी क्लास होगी, ठीक है। जी जी श्वेता जी, दूसरी क्लास भी होगी। हाँ, टॉपिक ये है ना कि टॉपिक की बात करें तो या तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, या तो हड़प्पा सभ्यता, लगभग मुझे लगता है कि कल रात में लगभग 200 प्रश्न है भाई, लगभग 200 प्रश्न है, देखते हैं कितना होता है, भाग 1 भाग 2 कर लेंगे, ठीक है। या राष्ट्रीय आंदोलन, इन दोनों में से ही कुछ करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें भी उदारवादी चरण से संबंधित, ठीक है, इसमें भी करीब 150 प्रश्न हैं, इन दोनों में से कुछ करेंगे, अभी फाइनल नहीं किया है, इन्हीं दोनों में से कुछ करेंगे। जो भी होगा ना, 1 घंटे पहले आपको शाम को जानकारी मिल जाएगी और लिखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता पे करेंगे या राष्ट्रीय आंदोलन पे करेंगे, ठीक है। चले, और कोई बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखना, मिलते हैं फिर, धन्यवाद। जी जी ऋषिकेश जी, हाँ, मैराथन क्लास कर लीजिए, फिर उसके बाद रात में तो आपको माहौल बनाना ही है। हाँ ठीक है फिर।